ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण के 7वें सूत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस सूत्र में पुरुष में प्रवर्तकत्व दृष्टांत के आधार पर सांख्यों के द्वारा उपपन्न किया जा रहा है पूर्वार्ध से, और तथापि इत्यादि से सिद्धांती सांख्य जिन दृष्टांतों के आधार पर पुरुष में प्रवर्तकत्व बताना चाहते हैं उन दृष्टांतों का और पुरुष रूपी दार्ष्टान्त का परस्पर वैलक्षण्य बता रहे हैं। पंगु पुरुष अंध पुरुष का प्रवर्तक है, चुंबक लोहे का प्रवर्तक है, ऐसे पुरुष प्रधान का प्रवर्तक होगा। पुरुषाश्मवद इति चेत, ये जो पूर्वार्ध है सूत्र का, इससे सांख्यों ने कहा सिद्धांतियों का कि पुरुष दृष्टांत में पंगु में अंध पुरुष का प्रवर्तकत्व होने पर भी और चुंबक में लोहे का प्रवर्तकत्व होने पर भी पुरुष में प्रधान प्रवर्तकत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये तथापि से कहा। क्यों? तो कहते हैं कि पंगु पुरुष तथा लोहे चुंबक में तो प्रवर्तनारूप व्यापार विशेष उपपन्न होता है। पंगु पुरुष का देख करके बोलना, मार्ग को देख करके बोलना रूप व्यापार अनित्य प्रेरणा रूप व्यापार उपपन्न है। उसको लेकर के वह विकारी है। मार्ग को देख करके बोलना रूप विकार से युक्त है। वह विकारात्मक प्रेरणा रूप व्यापार सिद्ध हो जाएगा और वह नित्य न होने से, अनित्य होने से प्रेरणा रूप व्यापार कोटि में आएगा। वो अनित्य प्रवृत्ति अंध पुरुष की हो जाएगी उसके उस व्यापार से। और चुंबक की सन्निधि भी अनित्य है और परिमार्जन आदि की अपेक्षा रखती है, इसलिए उसका भी अनित्य सन्निधि और परिमार्जन आदि रूप व्यापार आत्मिका प्रेरणा बन जाएगी। लेकिन पुरुष तो निर्विकार है, सांख्यों का शुद्ध है, इसलिए उसमें प्रेरणा बन नहीं पाएगी और सन्निधि को प्रेरणा रूप व्यापार कह नहीं सकते। पुरुष नित्य हैं, व्यापक हैं, प्रधान भी नित्य हैं, व्यापक हैं, तो दोनों की सन्निधि भी नित्य होने से वो नित्य प्रधान पुरुष की सन्निधि को प्रेरणा कहेंगे, तो नित्य प्रेरणा होने से निरंतर प्रधान की प्रवृत्ति ही होने की आपत्ति आएगी। और यदि निरंतर प्रधान की प्रवृत्ति मानेंगे तो अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। तो इस प्रकार ये दोनों दृष्टांत का दार्ष्टान्त के साथ वैषम्य है।
ये बता करके। और भी दूसरा कोई संबंध बन नहीं पाता। प्रधान और पुरुष का आपस में प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव संबंध बनाने वाला भी कोई नहीं है, जिससे कि निर्विकार होने पर भी संबंध बनाने वाला कोई हो तो बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं बन पा रहा। इसे आगे कह रहे भाष्यकार भगवान कि तथा प्रधानस्य अचैतन्यात् पुरुषस्य च औदासीन्यात् तृतीयस्य च तयोः संबंध हेतु अभावात् संबंध अनुपपत्ति तयोः यानी प्रधान पुरुषयोः संबंध अनुपपत्ति। प्रधान और पुरुष का प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव संबंध नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? तो कहते इसलिए नहीं बन पाएगा कि प्रधान तो अचेतन है, जो प्रवृत्ति कर सकता है, लेकिन अचेतन होने से उसे संबंध की अपेक्षा हो नहीं पाएगी। अपेक्षा तो इच्छा विशेष है ना। और पुरुष उदासीन है, जानता तो है लेकिन उदासीन होने से संबंध के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। और तीसरा कोई इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला है नहीं, इसलिए संबंध अनुपपन्न प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध इन दोनों का बन नहीं पाएगा। ये यहां पर कहा। संबंध का कोई ना कोई निमित्त चाहिए, और सांख्य के मत में वो निमित्त कोई है नहीं, ऐसा इस वाक्य से सिद्धांतियों ने कहा। सांख्य संबंध का निमित्त बताने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस निमित्त को वे बताना चाह रहे हैं उस निमित्त को स्वीकार करने पर जो दोष आता है, उस दोष को भाष्यकार भगवान योग्यता निमित्तेच इत्यादि से बता रहे हैं। सांख्य कहते हैं कि प्रधान और पुरुष इन दोनों में एक दूसरे का प्रयोज्य और प्रयोजक बनने की योग्यता है। पुरुष का प्रयोज्य बनने की योग्यता प्रधान में है, प्रधान का प्रवर्तक बनने की योग्यता पुरुष में है। और ये जो योग्यता है यह व्यर्थ हो जाएगी यदि आपस में संबंध कभी बनेगा ही नहीं तो। जैसे पहले ज्ञेय शक्ति और सर्ग शक्ति के सार्थक्य के लिए प्रवृत्ति मानी थी ना, ऐसे कह रहे इन दोनों में जो प्रयोजकत्व और प्रवर्तित्व की योग्यता है, वो योग्यता ही आपस में प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध बनाने में निमित्त बन जाएगी। तो योग्यता निमित्तक संबंध स्वीकार किया जाए इन दोनों में, ये सांख्यों की शंका है। उसी को योग्यता इत्यादि के अवतरण में टीकाकार बता रहे हैं। ननु चिज्जड़योर दृष्टि दृश्य भाव योग्यता अस्ति। चित्त में दृष्टित्व की योग्यता है और दृश्य में के जड़ में दृश्यत्व की योग्यता है। दृष्टि दृश्य भाव यानी दृष्टित्व, भाव शब्द का अर्थ है दृष्टत्व, और दृश्यत्व की योग्यता है। और तया तद्भाव संबंध, और तया यानी योग्यतया, तद्भाव यानी दृष्टि दृश्य भाव कहो या प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध कहो,
चित जड़ का आपस में बन जाएगा। ऐसा यदि कहते हैं पूर्व पक्षी तो कहते हैं इत्यत आह, इन योग्यता निमित्तक संबंध को स्वीकार करने पर जो दोष आता है उस दोष को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। योग्यता निमित्तेच संबंधे योग्यत्वानुच्छेदात अनिर्मोक्ष प्रसंग। योग्यता निमित्तेच संबंधे, योग्यता को निमित्त बना करके इन दोनों का संबंध स्वीकार करेंगे यदि, योग्यता निमित्तक पुरुष और प्रधान का, तो प्रधान में दृश्यत्व की योग्यता, पुरुष में दृष्टित्व की योग्यता कभी मिटेगी नहीं, ये योग्यता बनी रहेगी, उसका उच्छेद नहीं होगा। तो निमित्त, योग्यता रूपी निमित्त का कभी उच्छेद नहीं होगा। तो नैमित्तिक जो संबंध है इन दोनों का वो भी बना ही रहेगा, और संबंध रूपी निमित्त बना रहेगा तो प्रधान की प्रवृत्ति बनी ही रहेगी। तो फिर वही निरंतर प्रवृत्ति का ही प्रसंग रहेगा, और निरंतर प्रवृत्ति होगी तो संसार ही बना रहेगा, मोक्ष नहीं हो पाएगा, अनिर्मोक्ष का प्रसंग। तो ये कहते हैं योग्यता निमित्तेच संबंधे योग्यत्व अनुच्छेदात अनिर्मोक्ष प्रसंग, ये दोष है। पूर्ववच्च इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है। पहले ये जो योग्यता निमित्ते इत्यादि वाक्य है भाष्य में, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार। चित जड़त्व रूपाया योग्यताया नित्यत्वात् संबंध नित्यत्वापत्ति इत्यर्थ। चित जड़ रूपा जो योग्यता है वो नित्य होने से संबंध नित्य होगा, तो नैमित्तिक जो संबंध है वो नित्य होगा, तो हमेशा ही संसार बना रहने की आपत्ति। पूर्ववच्च इहापि अर्थाभावो विकल्पयितव्य। इसका अवतरण है टीका में कि यथा फलाभावेन, यथा स्वतंत्र प्रधान प्रवृत्ति पक्षो भोगो अपवर्ग उभयम वा फलम इति विकल्प्य दूषितः, एवं पुरुषाधीन प्रधान प्रवृत्ति पक्षोपि फलाभावेन दूषणीय इत्याह पूर्ववच्चेति। प्रधान की स्वतंत्र प्रवृत्ति है, पुरुषाधीन प्रवृत्ति नहीं। एक पहले पक्ष था सांख्यों का, प्रधान मत है यह, पुरुष अनधीन प्रधान की प्रवृत्ति। और इस पक्ष में अर्थाभावात इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान ने प्रधान अनधीन, क्या नाम, पुरुष अनधीन प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन कौन सा होगा। अर्थाभावात का अर्थ है प्रयोजन असंभवात, अर्थ असंभवात। तो तीन विकल्प किए थे। क्या पुरुष अनधीन प्रधान प्रवृत्ति का प्रयोजन भोग है, अपवर्ग है, या भोग अपवर्ग उभय है। और तीनों पक्ष में अनुपपत्ति बताई थी। तो जैसे वहां पर पुरुष अनधीन प्रधान की प्रवृत्ति पक्ष में प्रयोजन असंभव तीन विकल्प करके बताया गया था, वैसा यहां पर पुरुषाधीन प्रधान प्रवृत्ति पक्ष जो बताया गया, इस पक्ष में भी
पुरुषाधीन प्रधान की प्रवृत्ति का जो प्रयोजन है वो असंभव है, और उसकी असंभावना तीनों विकल्प करके दिखाई जा सकती है। पुरुषाधीन प्रधान प्रवृत्ति का प्रयोजन भोग मानोगे, अपवर्ग मानोगे या उभय मानोगे, तो उसमें वही दोष, इसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा कि यथा स्वतंत्र प्रधान प्रवृत्ति पक्षो भोगो अपवर्ग उभयम वा फलम इति विकल्प दूषित एवं पुरुषाधीन प्रधान प्रवृत्ति पक्षोपि फलाभावेन दूषणीय इत्याह पूर्ववच्चेति। भाष्य में है कि पूर्ववच्च इहापि अर्थाभावो विकल्पयितव्य। पूर्ववत में पूर्व शब्द से पुरुष अनधीन प्रधान प्रवृत्ति पक्ष को लेना, वो दृष्टांत है। ऐसे और इह शब्द से पुरुषाधीन प्रधान प्रवृत्ति पक्ष, इसको लेना। इस पक्ष में भी अर्थाभावो विकल्पयितव्य। अर्थाभाव में अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन, प्रयोजनाभाव पक्ष का विकल्प करना चाहिए, तीन विकल्प। तो ये सुन करके सांख्य अपने मत में आ रहे दोषों को हटा नहीं पाए, स्वीकार करना पड़ा कि हमारा पक्ष अनुत्पन्न है, सदोष है। तो सिद्धांती ब्रह्म कारणवादियों को पूछते हैं कि आपके मत में भी तो ब्रह्म निर्विकार है, उदासीन है, तो वो कैसा जगत का कारण बन पाएगा? उसमें प्रवर्तकत्व कैसे होगा? इस प्रकार का जो सांख्यों का सिद्धांति के प्रति प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर अंतिम वाक्य से भाष्यकार भगवान दे रहे हैं, परमात्मनस्तु इत्यादि से। परमात्मनस्तु इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। सिद्धांते परमात्मनः उदासीनस्य कथम प्रवर्तकत्वम इति आशंक्य आह परमात्मेति। तो सिद्धांत में परमात्मा भी उदासीन है वेदांत मत में, तो उस उदासीन परमात्मा में प्रवर्तकत्व कैसे सिद्ध होगा? और उसे प्रवर्तक मानते हो आप लोग, नियामक मानते हो। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए कह रहे हैं कि परमात्मनस्तु स्वरूप व्यपाश्रयम औदासीन्यम माया व्यपाश्रयंच प्रवर्तकत्वम इति अस्ति अतिशय। सांख्य मत से वेदांत मत में अतिशय यानी भिन्नता, वैलक्षण्य है। वेदांत का पुरुष उदासीन भी है, प्रवर्तक भी है, स्वरूपतः उदासीन है और उपाधि को लेकर के प्रवर्तक है। सोपाधिक में प्रवर्तकत्व है, निरुपाधिक में जो है उसमें भी उपहित अंश में अप्रवर्तकत्व, उपाधि अंश में प्रवर्तकत्व। तो ये कहा कि परमात्मनस्तु स्वरूप व्यपाश्रयम औदासीन्यम माया व्यपाश्रयंच प्रवर्तकत्वम, और माया आश्रित प्रवर्तकत्व है, यानी उपाधि अंश में प्रवर्तकत्व, उपहित अंश में उदासीनत्व। ऐसा सोपाधिक पुरुष को आप स्वीकार करते नहीं सांख्य, इसलिए आपके पक्ष में तो पुरुष में ये बनेगा नहीं प्रवर्तकत्व, सिद्धांति के मत में बन सकता है। थोड़ी टीका है
सांख्य मते उभयम विरुद्धम सत्यत्वात्। सांख्यों के यहां प्रधान भी सत्य हैं और पुरुष भी सत्य हैं, इसलिए ये प्रवर्तकत्व और औदासीन्य ये दोनों धर्म वास्तविक ही मानने पड़ेंगे। वेदांत मत में तो उपाधि कल्पित है, इसलिए पुरुष में प्रवर्तकत्व कल्पित औपाधिक होने से और स्वरूप नित्य स्वरूप जो है सत्य होने से परमार्थतः औदासीन्य, ये दोनों पक्ष वेदांत मत में उत्पन्न हो सकते हैं, सांख्य मत में नहीं। सांख्य मत में तो प्रवर्तकत्व यानी सृष्टि सत्य होने से उसका प्रवर्तकत्व भी सत्य मानना पड़ेगा। प्रवर्त्य जो प्रधान है वो भी सत्य है, इसलिए प्रवर्तकत्व भी सत्य मानना पड़ेगा और औदासीन्य भी सत्य। समसत्ता के परस्पर विरोधी दो धर्म एक पुरुष में रह नहीं पाएंगे। तो सांख्य मते उभयम विरुद्धम सत्यत्वात्, और अस्मन् मते हम वेदांतियों के मत में तो कल्पिता कल्पितयोः अविरोध, जैसे रज्जुत्व और सर्पत्व ये परस्पर विरोधी धर्म एक स्थान में रह सकते हैं, एक कल्पित है एक सत्य है, रह सकते हैं। विषम सत्ताक दो धर्मों का एक आश्रय में कोई विरोध नहीं, समसत्ताक परस्पर विरोधी दो धर्म का विरोध है। प्रवर्तक नहीं है ऐसा ही नहीं हो सकता है, लेकिन मुख्य सिद्धांत जो वेदांत से अलग हो रहा है सांख्य का, तो यही है कि बिल्कुल स्वतंत्र है प्रधान। तो उसको छोड़ के सांख्य सामने आया नहीं, थोड़ा ढीला होगा। हाँ, पूर्व सूत्र में पुरुष को प्रवर्तक माना। हाँ, पूर्व वाला जो सूत्र है उस सूत्र में ऐसा ही हुआ। ये सूत्र अभी चल रहा है जिस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए भाष्यकार भगवान ने भाष्य के अवतरण में लिया ही ना, उस सूत्र के व्याख्या के अवतरण में, कि अभी तक जो है पुरुष अनधीन प्रवृत्ति मानने वाला जो पक्ष था उसका निराकरण हुआ, और फिर वो दृष्टांत भी वैसे ही है, पंगु पुरुष का और आश्म का, ऐसे प्रधान का प्रवर्तक पुरुष बनेगा कहते। ये एक सांख्यिक देशीय, जैसे वेदांत में भी हाँ हाँ, लेकिन इस पक्ष में भी प्रकृति को सत्य मान करके, प्रधान को सत्य मान करके पुरुष को प्रवर्तक कहोगे तो दोष आएगा, ये कह रहा है। तो अस्मन् मते कल्पिता कल्पितयो अविरोध इति अतिशय। सांख्य मत में प्रवर्तकत्व औदासीन्य दोनों का विरोध है समसत्ता होने से, और वेदांत में औदासीन्य और प्रवर्तकत्व का विरोध नहीं है, एक सत्य और दूसरा कल्पित होने से, विषम सत्ता होने से। ये सांख्य और वेदांति में विशेषता होगी, भिन्नता होगी। अष्टम सूत्र है, इसका उच्चारण किया जाए। अंगित्वानुपपत्तेश्च अंगित्वानुपपत्तेश्च कहते हैं सांख्य के अनुसार प्रधान में प्रवृत्ति इसलिए भी सिद्ध नहीं हो पाएगी
कि प्रधान है गुणत्रय की साम्य अवस्था। तीनों गुण समान अवस्था में है। सत्वगुण को रजोगुण तमोगुण की कोई अपेक्षा नहीं। समानता इन तीनों में यही है कि एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते हैं, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से रहते हैं तीनों के तीन। इन तीनों की परस्पर अनपेक्ष अवस्था वो है साम्य अवस्था, और उसी का नाम है प्रधान। प्रधान की प्रवृत्ति का अर्थ हुआ उन तीनों गुणों के साम्य अवस्था की प्रवृत्ति का मतलब साम्य अवस्था से प्रच्युति, और गुणत्रय में वैषम्य, और गुणत्रय में वैषम्य होता है, फिर अंगांगी भाव होता है और प्रवृत्ति होती है महदादि रूप से परिणत होने के लिए। तो ये अंगांगी भाव ही इन साम्य अवस्थापन्न गुणों में उपपन्न नहीं होगा, सिद्धांति कह रहे हैं। अंगित्वान उपपत्तेश्च, अंगित्व ये उपलक्षण है अंगत्व का भी, अंगांगित्व अनुपपत्ते है। अंगत्व अनुपपत्ते, अंगित्व अनुपपत्ते। अंग है गौण, इसलिए कोई अप्रधान बनना थोड़ा ही चाहेगा, अमुख्य बनना थोड़ा ही चाहेगा। अंगी है मुख्य। तो जब तीनों समान अवस्था में हैं तो इन तीनों में परस्पर अपेक्षा भी नहीं। यदि एक निरपेक्ष होता और दो सापेक्ष होते हैं तो जो सापेक्ष हैं वे जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं निरपेक्ष की, स्वीकार कर लेते हैं अंगत्व शेषत्व साधन भाव गौण भाव को, और मान लेते कि आप हमारे मुखिया, हम आपके जो है अनुचर। यदि तीन में से दो को अपेक्षा होती, एक को अपेक्षा न भी होती तब भी, लेकिन तीनों एक जैसे निरपेक्ष हैं, तो इन तीनों में कौन किसका आधिपत्य स्वीकार कर ले, अंगित्व प्राधान्य स्वीकार कर ले, और कौन गौण बने। इसलिए अंगांगित्व अनुपपत्ते। अंगांगित्व अनुपपन्न होने से फिर प्रधान की प्रवृत्ति अंगांगी भाव पूर्वक होने वाली जो है नहीं हो पाएगी। ये यहां पर अंगित्वानुपपत्तेश्च सूत्र से वेदव्यास जी कह रहे हैं। न प्रधानम प्रवृत्ति, हाँ प्रवृत्ति अनुपपत्तेश्च का ही एक प्रकार से ये अंगांगी भावत्व रूप एक हेतु रख करके स्पष्टीकरण है। तो भाष्य में है ईतश्च न प्रधानस्य प्रवृत्ति अवकल्पते। इसलिए भी प्रधान की प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी उपपन्न प्रधान की प्रवृत्ति हो नहीं सकती। कैसे? तो कहते हैं यदि सत्वरजस तमसाम अन्योन्य गुण प्रधान भावम उत्सृज्य साम्येन स्वरूप मात्रेण अवस्थानम सा प्रधान अवस्था। प्रधान शब्द का जो अर्थ है उसे बताएं। कहते हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण जो सृष्टि काल में, जगत के स्थिति काल में अन्योन्य गुण प्रधान भाव को प्राप्त करके
विषम बन करके रहे थे, तो उसे छोड़ देंगे, एक दूसरे का गौण प्रधान भाव वैषम्य छोड़ देंगे, और ये तीनों गुण सत्व रज तम साम्य रूप से अवस्थित हो जाएंगे। गुणत्रय की साम्य अवस्था होगी, उसी को प्रधान कहा जाता है। और इन तीनों गुणों के साम्य का स्वरूप क्या है? कहते स्वरूप मात्रेण अवस्थानम, अपने अपने स्वरूप से स्थित होना। सत्वगुण अपने स्वरूप में स्थित है, रजोगुण अपने स्वरूप में स्थित है, तमोगुण अपने स्वरूप में है। कोई किसी का प्रधान नहीं, कोई किसी का शेष नहीं, अंग नहीं, गुण प्रधान भाव है ही नहीं। ऐसी स्थिति में प्रधान ये नाम आ जाता है, ऐसी स्थिति को प्रधान कहा जाता है। तो इस पक्ष में प्रधान की प्रवृत्ति अनुपपत्ति नामक दोष बताया जा रहा है, तस्याम अवस्थायाम इत्यादि से। तस्याम अवस्थायाम इत्यादि का अवतरण है टीका में। किम प्रधान अवस्था कूटस्थवन नित्या उत विकारिणी। ये जो गुणत्रय की साम्य अवस्था है जिसे प्रधान कहते हैं, ये निर्विकार है, कूटस्थवत नित्य है का मतलब, या विकारी है। तो यदि कूटस्थ मानेंगे उसे, निर्विकार मानेंगे, निर्विकार नित्य मानेंगे, तो उस पक्ष में जो दोष आता है उसे तस्याम इत्यादि से बताया जा रहा है। ते कहते हैं कि आद्य दोषम आह तस्यामिति। आद्य यानी आद्य पक्षे दोषम आह, प्रथम पक्ष में दोष बताया जा रहा है कि तस्याम अवस्थायाम अनपेक्ष स्वरूपाणाम स्वरूप प्रनाश भयात परस्परम प्रति अंगांगी भाव अनुपपत्ते। तो तस्याम अवस्थायाम यानी साम्य अवस्थायाम, प्रधान नामक जो गुणत्रय की साम्य अवस्था है, तीनों गुण अपने अपने स्वरूप से अवस्थित हैं, तो ऐसी अवस्था में तो कहते हैं तीनों गुण कैसे हैं? अनपेक्ष स्वरूपानाम गुणानाम, ऐसा लगा, जिनको अपने से अलग किसी गुण की अपेक्षा नहीं है। तो यदि स्वरूप से च्युत हो जाएंगे, गुणत्रय की साम्य अवस्था छूट जाएगी, तो स्वरूप का नाश हो जाएगा। अभी तो स्वरूप में स्थित है ना साम्य अवस्था में, तो ये कहते हैं स्वरूप प्रनाश भयात, गुणत्रय का जो अपने अपने स्वरूप में अवस्थान है और अंगांगी भाव बनेगा, तो स्वरूप से प्रच्युति होगी, तो स्वरूप प्रनाश भय। परस्परम प्रति अंगांगी भाव अनुपपत्ते, तो एक दूसरे के प्रति अंगांगी भाव की अनुपपत्ति, यानी अंगांगी भाव नहीं बन पाएगा। जो सूत्र में कहा था अंगित्व अनुपपत्ते, अंगित्व उपलक्षण है अंगत्व का भी, तो अंगांगी भाव अनुपपत्ते भाष्य में कहा। और अंगांगी भाव बनेगा नहीं तो प्रधान की प्रवृत्ति कैसे होगी? और आगे हैं द्वितीय विकल्प में आने वाला जो दोष, उसे बताया जा रहा है बाह्य से इत्यादि से। इसका अवतरण है, अवतरण लिखने से पहले पूर्व वाक्य का अर्थ बताते हैं टीकाकार। अंगांगी भावे साम्य स्वरूप नाशः स्यात् ततः कौटस्थ्य भंग इति भयात अंगांगित्व अनुपपत्ते सृष्टि अनुपपत्ति इत्यर्थ।
स्यात्। यदि गुण प्रधान भाव स्वीकार करते हैं तो साम्य स्वरूप का नाश हो जाएगा। उससे जो है निर्विकारता कहाँ रही थी, नाश रूप विकार आ गया ना। तो इसलिए कूटस्थ व नित्य का मतलब निर्विकार है, साम्यावस्था प्रधान ये नहीं कहा जा सकता। अंगांगी भाव स्वीकार करेंगे तो साम्य अवस्था नहीं रही, उसका नाश हो गया, तो नाश रूपी एक विकार आ गया, तो निर्विकारता नहीं रही। कौटस्थ्य भंग इति तद भयात, यानी निर्विकारता का नाश के भय से अंगांगित्व अनुपपत्ते, अंगांगी भाव नहीं बनेगा। और अंगांगी भाव नहीं बनेगा तो सृष्टि नहीं होगी, तो सृष्टि अनुपपत्ति इत्यर्थ। तो इस प्रथम पक्ष में आने वाला जो दोष है, इस दोष को टालने के लिए द्वितीय विकल्प यदि मानते हैं, विकारी मानते हैं प्रधान अवस्था को, तो इस पक्ष में जो दोष है उसे कहते हैं बाह्य से इत्यादि से। बाह्य से इत्यादि का अवतरण है कि द्वितीयम दूषयति बाह्य से। भाष्य में है बाह्यस्य च कस्यचित क्षोभयितुः अभावात् गुण वैषम्य निमित्तो महदादि उत्पादो न स्यात्। तो प्रधान और पुरुष इनमें प्रधान का जो स्वरूप है गुणत्रय की साम्य अवस्था, इससे भिन्न दूसरा कोई क्षोभ उत्पन्न करने वाला इन साम्य अवस्थापन्न गुणों में यानी वैषम्य उत्पन्न करने वाला नहीं है। पुरुष तो है लेकिन वो उदासीन है, इसलिए वो क्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाएगा उदासीन होने से। तो कोई ना कोई सक्रिय होना चाहिए जो साम्य अवस्थापन्न गुणों में वैषम्य उत्पन्न कर दें, क्षोभ उत्पन्न कर दें। लेकिन ऐसा सांख्यों के यहां दूसरा कोई है नहीं। ये कहते हैं कि बाह्यस्य कस्यचित क्षोभयितुः अभावात्, यानी वैषम्य का निमित्त उसे क्षोभयिता कहा जा रहा है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए गुण वैषम्य निमित्तो, गुण वैषम्य निमित्तक यानी सत्व रज तम रूपी जो गुण है, इनके वैषम्य को निमित्त मान करके होने वाला जो महदादि का उत्पाद है, महदादि रूप परिणाम है, वो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, न स्यात्। इस वाक्य का भी टीकाकार अर्थ कर रहे हैं चिरकालम इति, वही है, चिरकाल स्थितस्य साम्यस्य च्युतौ निमित्तम वाच्यम तन्नास्ति इत्यर्थ। दीर्घ काल से स्थित जो गुणत्रय का साम्य है, स्वरूप से अवस्थान है, उससे उन्हें च्युत करने में कोई न कोई निमित्त होना चाहिए। वैषम्य क्षोभ उत्पन्न करने वाला, क्षोभ का अर्थ यह है कि साम्य अवस्था से प्रच्युति, उसमें कोई न कोई निमित्त जरूर बताना पड़ेगा, और वो निमित्त कोई है नहीं, जिसके कारण गुणों में वैषम्य हो जाए। और वैषम्य नहीं होगा तो फिर गुण वैषम्य निमित्तक जो महदादि का परिणाम है वो भी नहीं हो पाएगा। ये यहां पर कहा। आगे हैं नवम सूत्र की अवतरण टीका। गुणानां मिथो अनपेक्ष स्वभावत्वात्
न स्वतो वैषम्यम इति उक्तम तत्र हेत्व सिद्धिम आशंक्य सूत्रकारः परिहरति अन्यथेति। तो ये कहा गया अंगित्वानुपपत्तिश्च इस 8वें सूत्र में कि गुणों में परस्पर अनपेक्ष स्वरूपत्व होने से, गुणों का स्वभाव है, स्वरूप है कि एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते प्रधान अवस्था में, इसलिए गुणों का वैषम्य अंगांगी भाव नहीं हो पा रहा है। वैषम्य कहो अंगांगी भाव को एक ही बात है। न स्वतो वैषम्यम इति उक्तम। गुणत्रय परस्पर अनपेक्ष होने से उनमें वैषम्य नहीं हो पा रहा है। ये जो सिद्धांति का कथन है 8वें सूत्र में, सांख्य मत में दोष बताया है वैषम्य अनुपपत्ति। और वैषम्य अनुपपत्ति क्यों? तो गुण साम्यावस्थापन्न गुणों में परस्पर अनपेक्ष स्वरूपत्व ये हेतु है। इस हेतु की असिद्धि सांख्य कह रहे हैं कि सांख्य कह रहे हैं कि हमारे मत में साम्य अवस्थापन्न जो गुण हैं इनमें परस्पर अनपेक्षत्व नहीं है। यदि परस्पर अनपेक्षत्व होगा तब तो गुणों का वैषम्य सिद्ध नहीं होगा। ये आपका मत ठीक हो जाएगा जो पूर्व सूत्र से आपने बताया। लेकिन हम गुणत्रय को परस्पर अनपेक्ष स्वभाव स्वीकार नहीं करते। गुणों में अनपेक्ष स्वभावत्व नहीं है, सापेक्ष स्वभावत्व है। और सापेक्ष स्वभाव यदि गुणों का सिद्ध होगा तो पूर्व सूत्र में सिद्धांति में जो गुणों के वैषम्य की अनुपपत्ति में हेतु बताया, गुणों का अनपेक्ष स्वभावत्व, वो असिद्ध हो जाएगा। उसी के असिद्धि की आशंका सांख्य कर रहे हैं। और भगवान सूत्रकार वेदव्यास जी इस सांख्यों की इस आशंका का समाधान कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं सूत्र से। गुणों को सापेक्ष स्वभाव वाला मानने पर जो दोष आता है उस दोष को बता रहे हैं। तो 9वें सूत्र का उच्चारण किया जाए। अन्यथा अनुमितो च ज्ञ शक्ति वियोगात्, अन्यथा अनुमितो च ज्ञ शक्ति वियोगात्, अन्यथा अनुमितो च ज्ञ शक्ति वियोगात्, ऐसे 3 पद हैं। अन्यथा अनुमितो, इसमें अन्यथा शब्द का अर्थ है सिद्धांतियों ने गुणों को जिस स्वभाव वाला बताया उससे अन्यथा यानी विलक्षण विपरीत स्वभाव वाला मान ले। सिद्धांतियों ने बताया पूर्व सूत्र में गुणों को परस्पर अनपेक्ष स्वभाव वाला, तो गुणों में जो अनपेक्ष स्वभावत्व बताया हेतु उससे अन्यथा होगा सापेक्ष स्वभावत्व। और इस सापेक्ष स्वभावत्व को गुणों के स्वीकार करके उस सापेक्ष स्वभावत्व से अंगांगी भाव का यदि अनुमान करते हैं, गुण वैषम्य का अनुमान करते हैं, तो ठीक है गुण वैषम्य की उपपत्ति तो होगी,
और परस्पर अनपेक्ष स्वभावत्व मानने पर जो दोष आ रहा था वो दोष नहीं आएगा, उसका निराकरण होगा। लेकिन इससे पहले जो दोष बताए हैं कि प्रधान जड़ है, उसमें ज्ञ शक्ति नहीं है जड़त्व होने से, और ज्ञ शक्ति न होने से महदादि रूप से परिणत वो नहीं हो पाएगा। परिणत होने के लिए प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होगी। इसलिए क्यों नहीं सिद्ध होगी? तो अचैतन्य, और जड़ में स्वतः प्रवृत्ति लोक में देखी नहीं गई। जड़ रथादि चेतन अश्वादि से अधिष्ठित होकर के ही प्रवृत्तिमान है। तो प्रधान में चैतन्य न होने से, जड़त्व होने से प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति की अनुपपत्ति आदि जो दोष बताए हैं वे दोष बने ही रहेंगे। ये ज्ञ शक्ति वियोगात इत्यादि से बताया गया। भले ही वैषम्य की उपपत्ति सिद्ध हो जाए, वैषम्य अनुपपत्ति नामक एक दोष का निराकरण हो गया सांख्य मत में, लेकिन पहले बताए हुए जो दोष हैं जड़ की स्वतः प्रवृत्ति अनुपपत्त्यादि, वे तो बने ही रहेंगे, वो नहीं दूर होंगे। इसलिए सांख्य मत सदोषी है। ये यहां पर अन्यथा अनुमितौ ज्ञ शक्ति वियोगात इससे बताया जा रहा है। थोड़ा भाष्य है। अथापि स्याद अन्यथा वयम अनुमी महे यथा नायम अनंतरो दोषः प्रसज्जेत। सांख्य कह रहे हैं अनंतर दोष न प्रसज्जेत। अनंतर का अर्थ होता है अव्यवहित, व्यवधान रहित। अंतर शब्द का अर्थ है व्यवधान, अनंतर का अर्थ हो जाएगा व्यवधान रहित। अभी अभी बताया हुआ जो दोष है अष्टम सूत्र में, उस अष्टम सूत्र में बताए हुए दोष को अनंतर दोष से कहा जा रहा है। वह दोष जिससे सांख्य मत में प्राप्त नहीं होगा, ऐसा हम अनुमान करेंगे। वयम अनुमीमहे, कैसे? तो अन्यथा का मतलब गुणत्रय को अनपेक्ष स्वभाव मानने पर प्रवृत्ति अनुपपत्ति नामक दोष आ रहा था, तो हम अन्यथा अनुमान करेंगे। का मतलब गुणों को परस्पर सापेक्ष स्वभाव वाला मानेंगे और अनुमान करेंगे, तो दोष नहीं आएगा। तो ये अन्यथा जो स्वभाव माना गुणों का, उस गुणों के अन्यथा स्वभाव का ही विवरण है, नहीं इत्यादि से कि नहीं अनपेक्ष स्वभावा कूटस्था च आत्मा अस्माभिर्गुणा अभ्युपगम्यन्ते प्रमाणाभावात्। सांख्य कह रहे हैं कि हम गुणों को कूटस्थ यानी निर्विकार तथा परस्पर अनपेक्ष स्वभाव वाला अंगीकार नहीं करते हैं। नहीं अभ्युपगम्यन्ते अस्माभि, गुणों को ऐसा स्वीकार नहीं करते हम। क्यों कहते हैं? गुण कूटस्थ हैं और परस्पर अनपेक्ष स्वभाव वाले हैं, इसका ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से। प्रमाणाभावात्, गुणों के कूटस्थत्व और अनपेक्ष स्वभावत्व का ज्ञापक प्रमाण न होने से ऐसा हम स्वीकार नहीं करते। किंतु हम तो कहते हैं कि गुण
का गुणों का वो स्वभाव है जिससे कार्य की उपपत्ति हो, ऐसे गुणों के स्वभाव की हम कल्पना करते हैं। ये सांख्य कह रहे हैं कि कार्यवशेन तु गुणानाम स्वभावो अभ्युपगम्यते यथा यथा कार्योत्पाद उपपद्यते तथा तथा येषाम स्वभावो अभ्युपगम्यते। जिससे महदादि कार्यों की सिद्धि हो, ऐसा यानी गुणों का जो स्वभाव स्वीकार करने से, गुणों के जिस स्वभाव की कल्पना करने से महदादि कार्यों की उपपत्ति होगी, वैसे वैसे स्वभाव की कल्पना हम गुणों के करते हैं। तो यदि गुणों को सापेक्ष मानने से महदादि का उत्पाद संभव है, तो गुणों का हम सापेक्ष स्वभाव ही मानते हैं। गुणों को विकारी मानने से यदि महदादि कार्यों का उत्पाद होता है तो गुण कूटस्थ नहीं है, विकारी ही है। गुणों का वैसा ही स्वभाव है जिससे कार्य का उत्पाद अनायास हो सके, सरलता से हो सके, वैसा हम गुणों के स्वभाव की कल्पना करते हैं। तथा तथा येषाम स्वभावो अभ्युपगम्यते। और हमने कहा भी है, ऐसा सांख्य कह रहे हैं कि चलम गुणवृत्तम इति च अस्ति अभ्युपगम। ये सांख्यों का वाक्य है, चलम गुणवृत्तम। चलम गुणवृत्तम इत्यादि की टीका भी है, अवतरण टीका। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।